बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हर उस इशू के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी जो अवामी मसाइल से रिलेटेड होगी। आज तक कैसे हो सकता है ये शनाख्त हमें न दें, ये तो देंगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, ये तो मिसरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर हर रोज एक नया तमाशा है, एक नया एहतजाज है। अवाम है कि बिलक रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकल आए, एहतजाज पुरजोर तरीके से जारी है और पाकिस्तान के कुछ मखसूस शहरों के अंदर ये एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही दबंग किस्म का एहतजाज है। पाकिस्तान के अवाम सिवाय एहतजाज के और कर भी क्या सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ट्रेड यूनियंस भी इसके अंदर शामिल हो गई हैं, एप्टमा भी अब इसके अंदर शामिल हो चुका है, यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स वाले। इसके अलावा सीएनजी का जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं और इल्ज़ाम लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल एंगलिंग भी इस पूरे किस्से की जा रही है। आज रावलपिंडी के अंदर जो मनाजिर देखने में आए और कल भी देखने में आए, यूं लग रहा था कि जो जंक्शन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, रावलपिंडी से पत्थर फेंके जा रहे थे, इस्लामाबाद से रोके जा रहे थे, रावलपिंडी की तरफ कोई पुलिस नजर नहीं आई। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पहलू था के ऊपर बार बार लोग कहते रहे, बात करते रहे। बहरहाल ये इल्ज़ाम है, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान के अवाम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। ये एहतजाज अपनी जगह और उसके साथ साथ मेमोगेट इशू भी है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज 37वां इजलास कौमी असम्बली का हुआ। अवाम की निगाहें इस पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के इजलास पर लगी हुई थी कि कोई निजात दहिंदा उनके मसाइल का हल करके दे, उनकी आवाज़, उनकी पुकार सुने। लेकिन यहाँ बात होती रही सूबों के मामलात के ऊपर, और सूबों के मामलात के ऊपर पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें जो कि एलाइज पार्टीज भी हैं, उनके अंदर तफरीक नजर आई। एमक्यूएम कहती है कि हजारा सूबा और सराइकी सूबा बनना चाहिए। 20वीं तरमीम इस सिलसिले में उन्होंने प्रपोज कर दी है, तहरीक डाल दी गई है, उसके ऊपर बहस का आगाज करवाने के लिए भी बात हुई। और एएनपी ये कहती है कि ये मामला सूबाई है, 18वीं तरमीम के तहत ये सूबे का मामला है और सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली इसका फैसला करेगी कि इस पे बात करनी है या नहीं करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि दो इत्तेहादी जमातों को किस तरह से मना के रखेगी इस एक मसले पर। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक और बड़ा चैलेंज है और वो है एनआरओ का मामला। मेमोगेट का मामला अभी निकला नहीं कि एनआरओ के मामले के ऊपर अब डेडलाइन दे दी गई है। 10 जनवरी आखिरी तारीख ठहरी है, उसके बाद क्या होगा, क्या मोहलत मिलेगी? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बताना पड़ेगा कि अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। क्या होगा, क्या तौहीन अदालत लगेगी, वजीर आजम को तलब किया जाएगा, किस तरह से ये सारे मामलात होंगे? मगर एक जुमले में अगर ये बात कहूं, ये हो क्या रहा है? क्या ये बिल्कुल स्टेज्ड है, ये सब चीजें तैयार की जा चुकी हैं और अब रुखसती का वक्त है, या फिर इसके अलावा भी कुछ है? क्या पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान का समाज इस अफरा तफरी को भुगत सकता है, इस बद इंतजामी को भुगत सकता है या नहीं? यही आज की गुजारिशात हमारे आज के इस प्रोग्राम में होंगी। मैं बहुत खुश आमदीद कहती हूँ जनाब हसन निसार साहब को, जो कि लाहौर से मुझे ज्वाइन करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्जिया निगार हैं। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर जनाब हाजी अदील साहब। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। आबिद शेर अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PMLN से इनका ताल्लुक है। और अब्दुल कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। मैं सबसे पहले हसन निसार साहब आपकी तरफ जाऊंगी। क्या आपको लगता है कि ये जो मामलात हैं, ये अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये अफरा तफरी है? और अगर है तो ये सूरत हाल क्या बनाएगी? क्या कहें कि हुकूमत रुखसती के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है?
کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ پیش ہو سکتی ہے. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کل کا کالم فادہ کے قریب میں مکمل کر کے آیا ہوں کہ یہ احتجاج ایک آدھ قدم اور آگے گیا تو جو کچھ ہے لوگوں کے پاس وہ بھی جاتا رہے گا. ایک ٹھٹے دل سے ایک بات سوچنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ گیس میری ہوش میں آئی ہے. اس ملک میں گیس نہیں تھی تب 50+ ایئرز، تو اب یہ اتنی بڑی ضرورت بن گئی. کفار کا دیا ہوا دوسرا تحفہ بجلی، وہ بھی کل کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے یہ. اور اس طرح ریئیکٹ کیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی نسلوں سے یہ سہولیات زندگی کا حصہ تھیں. اب یہ کہنا کہ یہ حکومت کر رہی ہے، حکومت نااہل ہے، بدنیت ہے، ان کی پریورٹیز اور ہیں، اس پہ تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں. لیکن یہ معاملہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے کہ یہ ملک جو پہلے کھچک چکا ہے، اس کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں. اگر ایک آدھ حلہ کوئی اور اس طرح کا خوفناک آ گیا تو پھر اللہ ہی معاف کرے. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو بیہیو کرنا چاہیے، تھوڑا فیس کر لیں. ان کے دادا پردادا دادیاں پردانیاں وہ مٹی کے تیل کے چولہے اور اس سے پہلے یہ کوئلہ اور یہ سارا کچھ کرتے تھے. کم از کم اپنے کچن وغیرہ کو دیکھیں، پروٹیسٹ جاری رکھیں، اپنی جائیدادیں برباد نہ کریں، لوگوں کی غریب لوگوں کی گاڑیاں نہ توڑیں، ٹریفک سگنل نہ توڑیں، مطلب خوبصورتی سے. لیکن نثار صاحب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ اس میں کچھ مخصوص شہروں میں ہو رہا ہے، جیسے فیصل آباد میں ہوا ہے. میں کھل کے بات کر دیتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ PMLN ڈومینیٹڈ سٹی ہے، اسی طرح راولپنڈی ہے، ہمیں پولیس بھی کہیں نظر نہیں آئی. تو کیا اس میں اس کی کوئی پولیٹیکل اینگلنگ بھی ہے اس پورے بات میں؟ دیکھیں، اس کو آسما آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جس طرح کا ہم لوگوں کا ٹائپ ہے، وی کین ڈو اینی تھنگ، یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کی وہ پوزیشن بھی کم از کم میرے نزدیک نہیں ہے. تحریک انصاف کی کہ ٹیک آف کے بعد میرا خیال ہے کہ تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. یہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن فساد مچانے کے لیے، غدر مچانے کے لیے تو چند شرارتی بہت کافی ہوتے ہیں. دا ریسٹ آف دا کراؤڈ وہ دیٹ فالوز. بھیڑ چال ہے نا، جیسے وہ جلسے پہ کرسیاں اٹھانی شروع کی، اگر 500-700 بندہ بھی ایسا ہوگا جن کو باقاعدہ بریف کیا ہوگا کہ بھی کرسیاں اٹھا کے بھاگ لینا، تو باقی سارے شروع ہو گئے ویسے ہی. تو یہ موب کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے. اس کو آپ رائٹ آف، اس کو آپ بالکل وہ نہیں کر سکتے. اس کا امکان اپنی جگہ موجود ہے. لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے کہ جو کرائسس ملک فیس کر رہا ہے، یہ میں دل میرا دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جی بچے بغیر ناشتے کے اسکول چلے گئے. تو میں نے آج یہی اپیل کی ہے کہ بھائی وہ جو پرانے متبادل ذرائع ہیں ایندھن کے، اس پہ توجہ دو. کم از کم گھروں کے کچن وغیرہ تو چلتے رہیں. باقی اس کا اتنا خوفناک نتائج، اتنی بے روزگاری. نئے صوبوں کی بھی بات، حسن صاحب نئے صوبوں کی بھی بات چل نکلی ہے، تو کیا بد انتظامی کو روکنے کے لیے ایک بہترین سلوشن نہیں ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں؟ جی بالکل، میں تو ڈے ون سے اس کے حق میں ہوں. وائبل یونٹس ہونے چاہیے، مینیجبل ہونے چاہیے. پنجاب کئی ملکوں پہ بھاری ہے، ٹھیک تو کیا ضرورت ہے اس کو رکھنے؟ جی اچھا، میں کوئکلی بحث کو آگے بڑھاتی ہوں. حاجی عدیل صاحب کو کہیں جانا بھی ہے. حاجی صاحب آپ کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. کیا حرج ہے اگر سرحد کے یہ پختونخوا کے اندر صوبہ بن جاتا ہے ہزارہ؟ آج قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ کی پارٹی نے کافی احتجاج کیا. بلور صاحب نے کہا کہ ہم اپنی دھرتی تقسیم نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. انتظامی بنیادوں کے اوپر تو بات ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ شکریہ. آپ نے پوچھا سب سے چھوٹا صوبہ رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے، یعنی بلوچستان کے بعد دوسرا چھوٹا صوبہ. رقبہ بھی ہمارا کم ہے اور آبادی بھی ہماری کم ہے، اور آپ اس کو ڈھائی ضلعوں پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر بتائیں پنجاب کو کتنے ضلعوں میں آپ صوبوں میں تقسیم کریں گے؟ سندھ کو جو اصل سازش ہے کہ آخر میں کراچی کو تقسیم کیا جائے، تو یہ سازش کرنے والے سنیں کہ کراچی میں 40 لاکھ کے قریب پختون بھی رہتے ہیں، 30-35 لاکھ پنجابی بھی رہتے ہیں. پھر اگر آپ کیا آبادی ہے، پھر تو 50 لاکھ پختون بھی کل مطالبہ کریں گے کہ کراچی میں ہمارا الگ صوبہ بنایا جائے. وہ بھی ایک قرارداد جمع کرا دیں گے. یہ سازش ہے، یہ پاکستان کے عوام کو لڑانے کی سازش ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا پختونخوا میں، پنجاب میں
बलूचिस्तान में कोई रोल नहीं है। अच्छा हाई साहब एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं वसीम अख्तर साहब से इसका जवाब ले लूं। आप वसीम मुझे साहब पूरा तो सुन लेना, मेरी तो सुनी नहीं पूरी। जी प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुने। जी सर। देखें, सूबे बनाने का एक तरीका आइन ने दिया है कि आप प्रोविंशियल असेंबली में के पास जाए, वहां का 2/3 मेजॉरिटी के, अगर वहां के लोग उस सूबे की असेंबली के लोग कोई फैसला करते हैं तो फिर बाद में पार्लियामेंट में आएगी बात। सही। अब तो ये नहीं है ना कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत का फैसला कराची में बैठने वाली एक जमात जिसका एक जो हेड है उसके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, वो कर रहे हैं। अच्छा हाई साहब अब तो मैं जवाब ले लूं ना। जी वसीम अख्तर साहब, वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है और ये कराची की पार्टी ये कर रही है। जी अफसोस से जवाब दे रहा हूं मैं बहुत, और इनकी जहनियत पे भी मुझे अफसोस हो रहा है कि ये साजिश है। मैं इनको भी याद दिलाता चलूं, जब ये जद्दोजहद कर रहे थे अपने सूबे पे के नाम रखने के लिए तो हमने इनका साथ दिया था। 60 साल, आज बिलोर साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि 60 साल हमने कोशिश की अपने नाम रखने के लिए, तो इतनी जल्दी क्या हम सूबा बनाने देंगे हजारा का? तो इसका मतलब ये है उनकी सोच ऐसी है कि जो हकूक हैं वो गस्ब करके रखो। तो ये देखें, और आइन को अगर देखते हैं ये भी तासुर गलत दे रहे हैं ये कि सूबे का मामला है, ऐसा नहीं है। आइन में ये कहीं नहीं लिखा। आप नेशनल असेंबली और सेनेट से बिल पास करवाएं 2/3 मेजॉरिटी से, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है फॉर द एसेंट। उस वक्त ये रिक्वायरमेंट है कि सूबे से आपको 2/3 मेजॉरिटी लेनी होगी। हमने उसकी अमेंडमेंट के लिए भी बिल डाला हुआ है कि 239 क्लॉज 4 को डर दिया जाए। तो हमने तो और आसानियां पेश की हैं। और आज डेवोल्यूशन का टाइम है, आज डिसेंट्रलाइजेशन का टाइम है। लोग डिसेंट्रलाइजेशन पे जा रहे हैं, हम हकूक देना चाह रहे हैं। 18 अमेंडमेंट में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है। तो ये सोच रखना खुदा ना खास्ता कि एमक्यूएम ने तो कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं किया कि सिंध को डिवाइड किया जाए। खुदा ना खास्ता हमारी धरती है, हम यहां से आवाजें आ रही हैं, हजारा से आवाज आ रही है, अवाम की रिक्वायरमेंट है, ये अवाम चाह रही है। इसी तरह जनूबी पंजाब से लोग चाह रहे हैं। क्या सिंध से कोई आवाज सुनी इन्होंने कि यहाँ सूबा चाहिए या कराची को अलग सूबा बना दिया जाए? समझ में आता है कि मुल्तान में माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग ज्यादा है। ये सोच रखना कि कराची में पख्तून बसता है तो वहां भी सूबे की डिमांड हो सकती है, ये तो बहुत ही अजीब सोच है, बचगाना सोच है। और अगर ऐसी सोच है तो पहल करें ना, ये लाएं बिल असेंबली के अंदर, इतनी हिम्मत करें कि सिंध को डिवाइड करने की कोशिश तो करें कम से कम। ठीक है, हम देखते हैं कैसे करते हैं। अली कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपके पास आ रही हूँ सर, एक पॉइंट जी। नागपुर वाले जब कराची के अलग सूबे की बात करेंगे तो यकीनन हम वहाँ पख्तूनों के लिए अलग हक मांगेंगे। वो इन्होंने माजी में बात की है, इनके नक्शे भी आए हैं, इन्होंने इस पे बात की हुई है। आज भी तरदीद भी आ गई है। अब ये सोच है इनकी, अब इनकी सोच देख लें आप, अवाम सोच देख रही है इनकी। जिन्नापुर जो कि डेड इशू है, और प्लस ये अल्ताफ भाई की बात कर रहे हैं, अल्ताफ भाई की बात कर रहे हैं, ये अपने लीडर को देखें दफन कहां कराया इन्होंने। ये तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। इनके लीडर जो है वो यहाँ दफन होना नहीं चाहते। ये अल्ताफ भाई की ड्यूल नेशनलिटी की बात कर रहे हैं। ये तो मुल्क तोड़ने की साजिशें की इन्होंने। ये बैन हुए हैं, ये बैन हुए हैं। ठीक है, तो इनके कॉल कुछ और है, हमारे भाई हैं, इनके अपने सूबे से आवाज आ रही है। इनके आज एमएनए खड़े होकर इनके खिलाफ बात कर रहे थे, इनके एमएनए, तो वो उनको हम हक देते हैं। देखें, इनकी सोच वही है, अंग्रेजों वाली सोच है, अंग्रेजों वाली सोच है। अंग्रेजों पे चल रहे हैं, अंग्रेजों से डॉलर ले रहे हैं। जिन्होंने आके एस्टेब्लिशमेंट पे कब्जा किया है, इम्पोर्टेड लोगों को पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है हमें। हम सन अफसाइल की बात करते हैं। आप इनसे पूछे कि अपने लीडर को यहाँ लेके आए, दफनाए कराची में या पाकिस्तान में, वहाँ क्यों दफनाया? हम इम्पोर्टेड पाकिस्तानियों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन हम इम्पोर्टेड पाकिस्तानी और सन ऑफ में फर्क समझते हैं। लेकिन अगर हजारा के लोग, अब सोच इनकी ये है कि हम इम्पोर्टेड पाकिस्तानी हैं, अगर हम कुर्बानी नहीं देते तो आज ये अंग्रेजों के गुलाम जूते साफ कर रहे होते। उनको अगर एमपीएम के लोग कुर्बानी नहीं देते तो ये आज ये केपीके में बैठ के अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। हमारी कुर्बानी की वजह से इनको झंडा नजर आया। और ये इम्पोर्टेड पाकिस्तानी जो बाहर से आए हुए हैं पाकिस्तानी, वो इसमें मुदाखलत न करें, साजिश न करें, शरारत न करें। भाई साहब मेरा एक सवाल सुन ले, हम्बल सा, आपको इससे क्या खतरा है? मैं बताता हूँ आपको।